तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अपने उसी कहानी की शुरुआत करते हैं जहाँ से हम पिछली बार छोड़े थे। हमने ये बताया था आपको कि अंग्रेजी हुकूमत भारत में कैसे कैसे विकसित होती है और कैसे कैसे अपने पावर को आगे बढ़ाती है। तो हम यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं कि मैंने आपको बता दिया था कि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उनसे पहले भारत में पुर्तगाली लोग पहले से ही अपना कारोबार कर रहे थे। ये अलग बात है कि मुग़ल सल्तनत से उनके कुछ रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी एक अच्छी खासी मौजूदगी पश्चिमी घाट पे, पश्चिमी तट पे थी। उनके इसी पॉइंट ऑफ डिफरेंस का फ़ायदा उठाते हुए पहले दफ़ा अंग्रेज़ आते हैं 1605 में और फिर उसके बाद 1615 में आते हैं। कुल मिला के मकसद ये रहता है कि एक तरीके से मुग़ल बादशाह से किसी तरह से सहूलियत प्राप्त कर सके कि जो भारत में जो व्यापार है उनमें मुनाफे का कुछ हिस्सा उन्हें भी मिल सके। तो ये सब चलते रहता है। बाद में इन यूरोपीय कंपनियों के बीच में आपस में भी कई सारे झगड़े होते रहते हैं। तो उन झगड़ों का फ़ायदा ये आप लड़ झगड़ के उठाते हैं। कहीं कोई हमला कर दिया, कहीं कोई हमला कर दिया। इसी बीच में क्या होता है कि एक घटना होती है कि जो पुर्तगाल की राजकुमारी रहती है, जिसका नाम रहता है ब्रिगेंजा, कैथरीन ब्रिगेंजा, उसकी शादी जो है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि जो बम्बई होता है, जिस पे पुर्तगालियों का कब्ज़ा रहता है, वो दहेज में मिल जाता है इंग्लैंड के राजा को। और इंग्लैंड का राजा इन्हें कुछ 1000 पाउंड के किराए पे ये अंग्रेज़ों को सौंप देता है, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है। तो इस तरह करके बंगाल तो कब्ज़े में कर ही लिया था उन्होंने, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था। अब इसके बाद बम्बई के पे भी उनका अच्छा खासा असर होने लगा, लेकिन इस बंगाल पे उनकी जो पकड़ मजबूत हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद, उसे हम थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1740 में अली वर्दी खान नाजिम बनता है। तो जो ये नाजिम बनता है उसके पीछे का कारण रहता है वहाँ के जगत सेठ। तो जगत सेठ का बंगाल की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी ज़्यादा असर रहता है। इन्हीं की मदद से ये बंगाल का नाजिम, लेकिन इसका जो नाती रहता है वो इनसे एलिएनेट हो जाता है। एलिएनेट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी कुछ नीतियाँ ऐसी होती हैं जो कि जगत सेठों को रास नहीं आती हैं। तो वो इसके खिलाफ एक छल और कपट से भरा एक साजिश रचते हैं। और इस साजिश में ये तय होता है कि तीसरी जो पार्टी रहती है वो अंग्रेज़ भी रहती है। वो क्या करते हैं, वो उसके जो सेनापति है जो कि मीर जाफ़र है, इसको एक कठपुतली नवाब की तरह एक पेशकश करते हैं एक कैंडिडेट के रूप में, और कहते हैं कि हम आपको नवाब बनाएंगे, बदले में आप हमें इसको हटाने में मदद करिए और हमें कुछ आर्थिक सहूलियत भी दीजिए। इस चीज़ के लिए रॉबर्ट क्लाइव एग्री कर जाता है और यहाँ से फिर शुरू होता है गेम ऑफ थ्रोन्स विद डिसेप्शन। इस गेम ऑफ थ्रोन का सबसे बड़ा खलनायक रहता है रॉबर्ट क्लाइव, और उसके साथ रहता है मीर जाफ़र और जगत सेठ। ये तीनों क्या करते हैं कि प्लासी में ये एक जगह चुनते हैं, प्लासी नाम की एक जगह चुनते हैं, और वहाँ पे ये तय करते हैं कि जो मीर जाफ़र है ये अपनी सेना तो ले आएगा, लेकिन अपनी सेना को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेगा नहीं है। वहीं जगत सेठ क्या करते हैं कि जगत सेठ अंग्रेज़ों को कुछ आर्थिक लोन दे देते हैं ऐसे, और इससे ये तय होता है कि चलो हम लोग, और इनकी इन साठगांठ से क्या होता है कि एक मंच तैयार हो जाता है
और फिर होता है गेम ऑफ थ्रोन्स, यानी कि सिंहासन का खेल, और उस खेल में छल का इस्तेमाल। माना जाता है कि मीर जाफ़र वो पहला ऐसा देशद्रोही था जो कि सिर्फ अपने कुछ फ़ायदे के लिए अपना ईमान बेच के और अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा किया था। इसके इस दगाबाजी, इस धोखेबाजी की कीमत हम लोगों को इतनी ज़्यादा चुकानी पड़ी कि जो बंगाल अब तक सदियों में एक या दो महामारी और भूखमरी की हालत झेलता था, वो अब क्या होने लगा कि अंग्रेज़ों के आने से हर 10 साल पे भूखमरी की हालत झेलने लगा, और वो भी आर्टिफिशियल तौर पे, और इसमें भी कई लाख लोगों की जान चली गई। मतलब अपने ज़रा से फ़ायदे के लिए इन्होंने अपनी इतनी नीच हरकत पे ये उतारू हो गए। फिर क्या होता है, इस तरह से मीर जाफ़र अपना हाथ जोड़े खड़ा होता है कि हमें, जब सिराज को हटा देते हैं तब उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, रोने जैसी, क्योंकि भाई आप अंग्रेज़ों को मदद कर रहे हैं, छल के सहारे आप नवाब बने हो, तो आपको क्या होगा। यहाँ पे सारी दीवानी के अधिकार जो थे, यानी रेवेन्यू राइट्स जो होते हैं, रेवेन्यू राइट्स जिसे दीवानी का अधिकार कहते हैं, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब रेवेन्यू राइट्स आ गए, तब फिर इनके मज़े ही मज़े हो गए। और मीर जाफ़र को क्या मिला, मीर जाफ़र के पास फौजदारी के मुकदमे रहे। फौजदारी के तहत क्या होता है, जितने भी क्रिमिनल केसेस या फिर जो कि सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, उसका जिम्मा इसके है। अंग्रेज़ों के पास अधिकार थे, लेकिन उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। नवाब के पास जिम्मेदारी थी, लेकिन इसके पास कोई अधिकार नहीं था। तो इस वजह से बंगाल की जो दशा है वो बुरी तरह से बिगड़ने लगी, और वहाँ पे केओस की सिचुएशन पैदा होने लगी। अब इन्हीं केओस की सिचुएशन से क्या हुआ कि नवाब का ख़जाना खाली हो गया। अब जब नवाब का ख़जाना खाली हुआ, तो जो सालाना और 6 माह में जो टैक्स का जो बकाया था, यानी महसूल का जो बकाया था, वो नवाब दे नहीं पाता था। अब जब टैक्स दे नहीं पा रहा है, तो फिर रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेज़ों की चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने किया ये कि मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बैठा दिया। अब मीर कासिम कौन था? मीर कासिम था मीर जाफ़र का दामाद। वो इस उम्मीद में बैठाया कि मीर कासिम इनका कुछ फ़ायदा कराएगा, और उसने उसका कुछ फ़ायदा किया भी, लेकिन मीर कासिम के इरादे कुछ और थे। मीर कासिम चाहता था कि जो मीर जाफ़र के साथ हुआ, जो मीर जाफ़र ने किया, वो ना हो। वो चाहता था कि बंगाल अंग्रेज़ों की जो ये आर्थिक जकड़ है, उससे मुक्त हो। इसलिए उसने क्या किया, उसने एक साठगांठ बनाई। किसके साथ? मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। ये तीनों मिलकर मिलते हैं ये, और कहते हैं, सोचते हैं और विचार करते हैं कि हम तीनों मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मोर्चा खोलते हैं, और ये मोर्चा ऐसा रहेगा कि हम इसमें अंग्रेज़ों को हटा देंगे बंगाल से। अब कैसे करेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर तय है कि हम लोग इनसे एक युद्ध लड़ेंगे, और इस युद्ध में हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा अंग्रेज़ों का नुकसान हो सके उतना ज़्यादा करें। हमारे पास फौजी ताकत भी ज़्यादा है, हमारे पास जो है पैसा भी होगा,
तो हम हरा सकते हैं। हम तीनों मिलकर अंग्रेज़ों को हरा देंगे, तो ये जो मुश्किलें बंगाल पे आ पड़ी हैं वो हट जाएंगी। लेकिन क्या होता है, ये चीज़ सोचते तो वैध है लेकिन हो नहीं पाता है। कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। मिलते हैं ये लोग बक्सर में, बिहार में एक जगह पड़ती है बक्सर, वहाँ पे ये अंग्रेज़ों की सेनाओं से मुकाबला करते हैं। लेकिन क्या होता है, बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेज़ हरा देते हैं। यहाँ पे फिर 1765 में फिर एक संधि होती है। संधि जो होती है उसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक संधि होती है, किसके बीच? शुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच में, अंग्रेज़ों की। पहली संधि जो शाह आलम यानी मुग़ल बादशाह के साथ होती है, उसके तहत ये कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह को पेंशन दिया जाएगा। कुछ 26 लाख का बात किए थे, 26 लाख का पेंशन देने की बात की गई थी। इसके अलावा जो बनारस यानी वाराणसी और जौनपुर का इलाका है, वो अवध के नवाब को गिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इन इलाकों की जो दीवानी राइट्स है वो इस तरह दे दी जाएंगी। बाकी अवध के नवाब के साथ ये तय किया गया कि हम आपको एक सुरक्षा प्रदान कर देंगे, सिक्योरिटी। इसके एवज में हम आपसे कुछ पैसा लेंगे, मनी जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मराठों से मतलब एक तो सिक्योरिटी प्रदान की, तो मनी देना पड़ा। फिर इसके अलावा ये जो इलाके जो मुग़ल बादशाह से छीने थे, ये इसे दे दिए गए अवध के नवाब को। तो ये सारी अरेंजमेंट करने के बाद अंग्रेज़ जो हैं वो बंगाल में अपनी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं और वो वापस से मीर जाफ़र को बैठा देते हैं 1764 में। 1765 में फिर से रॉबर्ट क्लाइव आता है और कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है कि उससे लूट खसोट की मात्रा बढ़ जाती है। अब अंग्रेज़ों की जो लूट खसोट रहती है वो किस हद तक जाती है, वो आपको मैं एक छोटे से वीडियो के तौर पे समझाना चाहता हूँ। शायद इससे आप समझ पाएंगे कि अंग्रेज़ों की लूट की चाह कितनी बड़ी थी और उन्होंने क्या किया है, ठीक है। ये देखिए, ये है रॉबर्ट क्लाइव। इसने ये मुर्शिदाबाद है और इस मुर्शिदाबाद से इन्होंने कैसे मुर्शिदाबाद जो कभी आबाद रहा करता था वो किस तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया है। तो ये तो सारी चीज़ें इन्होंने की है। तो अब जब 1764 और 65 के बाद जब बंगाल में अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ने लगी, तो इसके बाद क्या होता है कि अब अंग्रेज़ जो है एक और बड़ी ताकत को हराने की तरफ देखते हैं और वो ताकत रहती है मराठे। लेकिन उससे पहले मराठों के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हालांकि हमने बताया था कि मराठे कौन थे और कहाँ से क्या करते थे। थोड़ा सा एक क्विक चेकअप करना ज़रूरी है मराठों के बारे में। तो बात दरअसल ये है कि
मैं यहाँ पे छत्रपति फैमिली पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो फिर मिडवल हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। मेरा कंसर्न ये है कि आपको ये पता चले कि आखिर चीज़ें कैसे वहाँ पे डेवलप होती हैं। देखिए, मराठों का छत्रपति है इस समय शाहू जी। ये रूल करते हैं 1707 से लेकर 1750 तक। ठीक है, ये कौन है? ये संभाजी के बेटे हैं, या फिर चलिए पूरी फैमिली ट्री बता ही देता हूँ एक बार। देखिए, जो मराठा एम्पायर है उसके सबसे बड़े प्रोजिनेटर माने जाते हैं शिवाजी। इनके फादर का नाम रहता है शाहजी भोसले, और ये जो है मराठा किंगडम इस्टेब्लिश करते हैं। अपने दम पर औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ ये पूरे दक्कन में एक बड़ा नाम बनते हैं, और वहाँ की पॉलिटिक्स में इनका काफ़ी ज़्यादा जोर है। इनका जो रूल माना जाता है, इनका जो रेन माना जाता है, वो 1600 ऑफिशियल रेन माना जाता है 1670 से 80 तक। लेकिन इनका जो असर है वो इससे पहले का है, यानी कि 1600 आप समझिए 37 से लेकर 80 तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शिवाजी जो है इस टाइम फ्रेम में एक एम्पायर बिल्डिंग का काम करते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये शिवाजी जो हैं, इनके 2 बेटे रहते हैं। एक का नाम है संभाजी और दूसरे का नाम है राजाराम। ये रूल करते हैं आपके 1680 से लेकर 89 तक, और ये 89 से 99। संभाजी के ही बेटे रहते हैं शाहू जी। जिनके बारे में मैंने बताया था कि ये 1707 से 1750 तक रूल करते हैं एज अ छत्रपति। अब ये 1707 में आए, ये 1699 में ख़त्म हो गए। तो फिर ये बीच का गैप कौन भरता है? ये बीच का गैप भरता है इनकी पत्नी ताराबाई है। 1699 से 1707 तक। होता क्या है कि जो संभाजी हैं 1689 में ये मुग़लों के हाथों पकड़े जाते हैं और इन्हें कर दिया जाता है एग्जीक्यूट। और शाहू जी जो रहते हैं वो मुग़ल दरबार में, मुग़ल खेमे में रहते हैं। यानी कि 1689 से लेकर 1707 तक ये मुग़ल परिवेश में, मुग़ल कैंप में पले बड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जब संभाजी को मारा गया था तो उस समय शाहू जी मात्र 7 साल के थे। ठीक है, तो एक बात ये है, तो 7 साल का बच्चा जो था 1690 में शाहू जी थे। वहीं दूसरी तरफ इनके मरने के बाद मराठों ने राजा राम को एज अपना छत्रपति चुन लिया। राजा राम ने जो मराठा रेसिस्टेंस है मुग़लों के ख़िलाफ़, वो बढ़ाते रहे और आगे बढ़ाते रहे। लेकिन 1699 में इनकी भी रस हो जाती है। तो फिर ताराबाई जो है
वो पूरा मामला संभालती हैं और अपने राजा राम के बेटे शिवाजी सेकंड को एक पपेट रूलर बना के खुद रूल करती हैं और ये अपना स्ट्रगल बढ़ाती हैं। लेकिन इन्हीं के दरबार में एक रहता है जिसका नाम रहता है बालाजी विश्वनाथ। ये क्या करता है कि ये किसी तरह से पता कर लेता है कि शाहू जी अभी जिंदा हैं और ये फिर 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ होती है तो उसका बेटा बहादुर शाह क्या करता है कि शाहू जी को रिलीज़ कर देता है। जब शाहू जी मराठा एम्पायर में वापस आते हैं तो यहाँ पे एक सिविल वॉर होता है और ये सिविल वॉर जो होता है, इस सिविल वॉर से क्या होता है कि यहाँ पे एक जो है एक झगड़ा, मतलब इस झगड़े का असर ये होता है कि मराठा एम्पायर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक की सीट रहती है कोल्हापुर में और एक की सीट शिफ्ट हो जाती है, मतलब एक कोल्हापुर में शिफ्ट हो जाता है और दूसरा पुणे में रहता है। ठीक है, रायगढ़ में, पुणे उस समय मराठा एम्पायर की कैपिटल रायगढ़ थी, फिर पुणे हो गई। तो ये पूरा अरेंजमेंट चल रहा है। तो ये जो मैंने अभी आदमी बताया है, यानी बालाजी विश्वनाथ, ये शाहू जी के टाइम पे आते ही, शाहू जी के छत्रपति बनते ही ये पेशवा बन जाता है। ये एक जो है चित्पावन चित्पावन ब्राह्मण परिवार से था और ये यहाँ का इनके दरबार में ये पेशवा बन जाता है और इनकी जो पेशवाई रहती है वो 1713 से लेकर 20 तक चलती है। आगे चल के इनके दो बेटे रहते हैं। एक का नाम रहता है बाजीराव, जो कि नेक्स्ट पेशवा बनता है। इसे वॉरियर पेशवा भी कहा जाता है, बाजीराव फर्स्ट, और ये पेशवा रहता है 1720 से 40 तक। और इनका दूसरा बेटा रहता है चिम्माजी अप्पा या आपा साहेब इनको कहा जाता है। तो ये इनके छोटे भाई रहते हैं। अगेन यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि बाजीराव के जो है, बाजीराव की दो पत्नी रहती हैं और इनके शादी से दो बेटे उत्पन्न होते हैं। वैसे देखा जाए तो 3 है, लेकिन मेन याद करने की ज़रूरत है 2। ठीक है, एक है तीन बेटे इनके एक्चुअली रहते हैं और तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें याद करने की ज़रूरत है। पहला है बालाजी बाजीराव। दूसरा है रघुनाथ राव, इसे राघु भावी कहते हैं। ये नाम आप याद रखिएगा, आगे चल के बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा था आपका शमशेर बहादुर। ये जो बालाजी बाजीराव है ये पेशवा बनता है। ये रघुनाथ राव है और ये आगे चल के मराठा एम्पायर में जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है, तो उस समय ये उस टाइम के पेशवा के साथ गद्दारी करता है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है शमशेर बहादुर। बाजीराव ने इसे बांदा का इलाका दे दिया था और इसे वहाँ का रूल करने को दे दिया था। शमशेर बहादुर जो था बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी का बेटा था।
वहीं दूसरी तरफ चिमाजी अप्पा की अगर हम बात करें तो इनका एक महत्वपूर्ण बेटा था, मतलब इम्पोर्टेंट नाम रहा है, जिसका नाम है सदाशिव राव भाऊ। इन्हें भाऊ साहब लोग कहते थे। अब बात ये है कि यहाँ पे इनकी ये, आप अगर चार्ट समझ गए हैं तो आप सब ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मतलब ये है कि यहाँ पे आते आते पेशवा फैमिली डोमिनेंट होने लगी और यहाँ पे जो छत्रपति का जो रूल था वो अब धीरे धीरे ओवरशैडो होने लगा। बाजीराव जो पेशवा रहता है, एज अ पेशवा के रूप में वो मराठा एम्पायर को नॉर्थवर्ड शिफ्ट करता है। और जब ये नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन करता है तो इसके साथ कुछ खास लोग और जुड़ते हैं, जिनके बारे में मैंने बता दिया था, जो आगे चल के मराठा कन्फेडरेसी का पार्ट बनते हैं। अब इन्हीं में आगे इनमें से कुछ तो इनके सेवक रहते हैं, कुछ इनके खास दोस्त रहते हैं। जैसे एक बहुत ही इनका खास दोस्त और मतलब दोस्त ही होता है, जिनका नाम रहता है मल्हार राव होलकर। दूसरे इनके खास दोस्त रहते हैं, ये तो खुद पेशवा ही रहते हैं, ये पुणे में बैठे रहते हैं। दूसरे रहते हैं इनके खास दोस्त, ये महादजी शिंदे। ये इन्हें माधवराव सिंधिया भी कहते हैं। तो ये सारे हैं। तो ये सारे इनके कुछ फ्रेंड्स रहते हैं और कुछ इनके सेवक भी रहते हैं, जो कि आगे चल के मतलब मराठा कन्फेडरेसी का पार्ट बनते हैं। खैर, तो 1740 में जब बाजीराव अपना मतलब इसकी डेथ होती है, तो इसका जो बेटा रहता है बालाजी बाजीराव, पहला बड़ा बेटा, ये 1740 में बनता है पेशवा और 1761 तक मराठा एम्पायर का पेशवा रहता है, जब तक पानीपत का बैटल नहीं होता। जो पानीपत की जो बैटल होती है, बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ मैं थर्ड बैटल की बात कर रहा हूँ, जो 1761 में होती है। इसमें मराठा एम्पायर की बुरी तरीके से हार हो जाती है। और इस बुरी तरीके से जब हार होती है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये हार इनको सहन नहीं होती और इनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि इसमें जो इनका चचेरा भाई रहता है, यानी कि सदाशिव राव भाऊ, जो इस वॉर को लीड कर रहे होते हैं, भाऊ साहब जिन्हें कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मराठा जनरल्स रहते हैं, मराठा योद्धा रहते हैं, जो इस वॉर में वीरगति को प्राप्त होते हैं। जैसे इनमें एक नाम और रहता है दत्ताजी शिंदे। पता नहीं, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा कि नहीं, लेकिन ये एक और वॉरियर है मराठा एम्पायर के, जो कि इस वॉर के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। दत्ताजी शिंदे हो गए और भी कई सारे व्यक्ति हो गए, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वॉर से मराठा एम्पायर की न सिर्फ उनकी पावर को झटका लगता है, बल्कि खुद बालाजी बाजीराव को भी एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इनकी मौत के बाद जो मराठा एम्पायर का जो पेशवा रहता है वो बनता है माधवराव, पेशवा माधवराव। और यहीं से फिर माधवराव के बाद ये जो है माधवराव पेशवा जो रहता है वो काफ़ी हद तक मराठा एम्पायर को संभाले रखता है 1772 तक। तो आई होप यहाँ तक आपकी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं कि अब यहाँ से आगे स्टोरी जब बढ़ती है तो क्या होता है।
जब माधवराव पेशवा बनता है, माधवराव की जब डेथ हो जाती है, तो माधवराव की डेथ के बाद यहाँ पे जो मराठा काउंसिल है, क्योंकि इसकी डेथ के बाद जो है कोई खास मतलब एक तरीके से कंसेंट बन नहीं पाता है कि कौन पेशवा बनेगा कौन नहीं। यहाँ पे एंट्री होती है इसके चाचा की, यानी राघोबा की। ये चाहता है कि पेशवा जो अगला बने वो यही बने। और क्यों बनना चाहता है? क्योंकि ये कुढ़ा हुआ था नाना साहेब से कि ये पेशवा पहले बन गया और इसे पेशवाई की पदवी नहीं मिली। और फिर जब ये मर गया 1761 में, तो भी इसके बेटे को पदवी मिली। तो ये सब इसके तो फिर इसको पेशवाई मिल नहीं रही है, तो इस चीज़ से ये कुढ़ा हुआ था। तो इसलिए ये चाहता था कि पेशवाई की जो पोस्ट पोजीशन है ये इसे मिल जाए। लेकिन 1772 में जब ये मर जाता है, तो फिर इसके बाद दरबारी लोग जो हैं वो पेशवा बनाते हैं नारायण राव को। लेकिन नारायण राव जो रहता है, नारायण राव की भी 1 साल बाद हत्या कर दी जाती है, और इस हत्या में शामिल रहता है रघुनाथ राव, जिसे हम कहते हैं राघोबा। इसको असैसिनेट कर दिया जाता है राघोबा द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ से जो दूसरे मतलब मराठा एम्पायर के जितने भी वो दूसरे बंदे रहते हैं, जैसे सिंधिया होते हैं, होलकर्स रहते हैं, और गायकवाड़ रहते हैं, और जो भी अन्य रहते हैं, और खुद माधव राव के सपोर्टर्स जो रहते हैं, वो चीज़ उन्हें भाती नहीं है। तो एक 12 भाई की काउंसिल रहती है, और नारायण राव का बेटा रहता है जिसका नाम है सवाई माधोराव। ये एक इन्फेंट बंदा रहता है, इसे पेशवा बना दिया जाता है। अब इस चीज़ से ये जो राघोबा रहता है वो हो जाता है खफा, और ये चला जाता है किसके पास? ये चला जाता है बम्बई में, अंग्रेज़ों के पास। अब जब ये बम्बई में आता है, तो अंग्रेज़ों के पास जब ये आता है, तो ये अंग्रेज इसके साथ एक ट्रीटी कर लेते हैं। ध्यान रखने की बात ये है कि गवर्नर जो है बम्बई का अलग है और बंगाल का अलग है। लेकिन जब ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ अभी बंगाल में ये खबर पहुंची नहीं है। तो ये दोनों कहते हैं मुझे पेशवा बनाओ, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे। तो पेशवाई के चक्कर में सब कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इसके सामने बड़ी कड़ी शर्त रख दी कि आप हमें पेशवा बनाओगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, ये वो। इसी बीच में माधवराव की पोजीशन को कंसोलिडेट करने एक आदमी आता है जिसका नाम रहता है नाना फडणवीस। और वो रहता है जब तक तब तक राघोबा की एक भी पॉलिटिक्स चल नहीं पाती है, और इस वजह से जो होता है एक तरीके से मराठा एम्पायर में गुटबाजी होती है, और शुरू होता है यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ये जो फर्स्ट एंग्लो जो मराठा वॉर होती है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 1773 से लेकर
82 तक चलती है। सत्रह सौ पचहत्तर से लेकर 82 तक। इसका नतीजा ये होता है कि यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई के तहत ये मराठा एम्पायर, मतलब ट्रीटी ऑफ सालबाई के तहत ये वॉर ख़त्म होती है। और इससे क्या होता है कि इससे जो सवाई माधव राय है और नाना फडणवीस की जो पोजीशन है वो कंसोलिडेट हो जाती है। और फिर जो राघव बा है वो मतलब उसे रिटायर होना पड़ता है। और अंग्रेज़ों के मतलब एक तरीके से चीज़ें होने लगती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहले मराठा वॉर में मराठों की जीत होती है। लेकिन क्या होता है कि 1802 में नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है। ठीक है। और 1795 में सवाई माधवराव की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो ये मौका अंग्रेज़ों को बिल्कुल सही मिलता है और यहाँ पे होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है ये आपका शुरू होता है 1803 से लेकर 5 तक। और इसका क्या नतीजा होता है, इसका जो नतीजा होता है अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है, ब्रिटिश विक्ट्री। अब लेकिन सवाल ये होता क्यों है। मैंने जैसा बताया था राघोबा कहाँ है ये। तो राघोबा का एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है बाजीराव सेकंड। ये क्या करता है, ये चला जाता है अंग्रेज़ों के पास और कहता है मुझे पेशवा बनाओ। नाना फडणवीस मर गया है और मैं पेशवा बनना चाहता हूँ। तो इसको सपोर्ट करने के लिए अंग्रेज़ जो है मराठों पे फिर से हमला कर देते हैं और यहाँ पे अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। और यहाँ पे बाजीराव पेशवा के रूप में इस्टेब्लिश हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है यहाँ पे कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैंने बता ही दिया आपको कि बाजीराव अपना चाहता है कि अपने पोजीशन आए, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं कि मराठा एम्पायर जो होता है यहाँ से अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। ये है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। यहाँ से इनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और इनके पास कुछ ज़्यादा ताकत रह नहीं जाती है। ये चीज़ पेशवा को अब समझ में आती है कि ये इसने क्या कर डाला। तो फिर ये क्या करता है कि अब पूरी ताकत लगा के सारे जितने भी इसके कन्फेडरेसी के मेंबर्स रहते हैं उनको बुलाता है और पुणे में, और कहता है कि ये सिचुएशन हम और नहीं झेल सकते और हम चाहते हैं कि एक निर्णायक लड़ाई हो ही जाए अंग्रेज़ों के साथ। भले उसमें क्या हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक लड़ाई चाहते हैं। तो इसलिए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर तय की जाती है। और ये होती है आपकी 1817 से लेकर 19 तक। ये जो चीज़ है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये 3 तरीके की ट्रीटी से 3 ट्रीटी यहाँ पे सामने आती है।
पहला है ट्रीटी ऑफ पुणे। इसके तहत ये होता है कि जो पेशवा बाजीराव रहता है, इसकी सीट पुणे से हटा के इसको पुणे से हटा दिया जाता है, इसकी पेशवाई ख़त्म कर दी जाती है और इसे कानपुर शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर दूसरा रहता है ट्रीटी ऑफ मंदसौर। इससे होलकरों की जो ताकत रहती है वो कम कर दी जाती है। और ट्रीटी ऑफ ग्वालियर के तहत सब्सिडरी अलायंस सिंधिया के साथ साइन कर दी जाती है। तो ये इसका आउटकम रहता है। यानी कि 1817-19 आते आते स्थिति ये हो जाती है कि मराठा एम्पायर जो है वह पूरी तरीके से कम हो चुका है या उसकी ताकत कम हो चुकी है। एक चीज़ बतानी और है मुझे। देखिए, आप ये देखिए, पहला एंग्लो मराठा वॉर जो है वो आपका जो होता है 82 में ख़त्म होता है, ठीक है। और दूसरा एंग्लो मराठा वॉर 1803 में शुरू होता है। इन दोनों के बीच का अंतर जो है 20 साल का है। अब इस 20 साल में ये होता है कि एक 20 साल की एक ट्रीटी साइन होती है इस युद्ध में, 20 ईयर ऑफ इटर्नल पीस के नाम से। इसमें ये रहता है कि जो अंग्रेज़ों के दुश्मन हैं या फिर मराठा साम्राज्य के दुश्मन हैं, उनसे दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे की सुरक्षा करेगी। तो ये चीज़ था। इसी के तहत ये होता है कि जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है वो मराठों की मदद से अंग्रेज एक माहौल क्रिएट करने में कामयाब रहते हैं, ठीक है। अब ये मैसूर की क्या स्टोरी है, थोड़ा सा हम मैसूर के बारे में बता देते हैं। तो मैसूर की स्टोरी ये है भाई कि मैसूर बेसिकली विजयनगर एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या होता है कि 1760 के आसपास मैसूर में एक बंदा रहता है जिसका नाम रहता है हैदर अली। ये जो है मैसूर की जो एक फौजी ताकत रहती है वो अपने आप को एक बढ़ा लेता है सेनापति के रूप में, और यहाँ के अपने बहुत कुछ समय के लिए यही मैसूर का सर्वा बन जाता है। 1764 से लेकर 1764 से लेकर जो हैदर अली रहता है वो 1784 तक ये मैसूर की गद्दी पे रूल करता है, ठीक है। सत्रह सौ चौरासी 64 से 82 तक ये क्या रहता है कि ये मैसूर का डी फैक्टो रूलर रहता है, और ये बहुत ही ज़्यादा काबिल रहता है। और ये क्या करता है कि ये
अंग्रेजों से जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर लड़ता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ये कब होता है? ये आपका होता है 1767 से 69 तक। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हैदर अली जो है हैदर अली हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलके अंग्रेज़ों पे हमला कर देता है और यहाँ पे अंग्रेज़ों को हरा देता है। और ये जो ट्रीटी, ये जो होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये ट्रीटी ऑफ मैसूर के तहत ख़त्म होती है। इस ट्रीटी के तहत सबसे पहली कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि जो त्रिचनापल्ली है और कोट है, त्रिचनापल्ली और अरकोट, इस पर मैसूर का राज कायम होगा। इसके अलावा एक शांति की स्थापना होगी और जो अंग्रेज हैं वो हैदर अली के या फिर मैसूर के दुश्मनों का साथ नहीं देंगे और जब मदद पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी अंग्रेज़ों की, तो उन्हें आना पड़ेगा। तो ये इस ट्रीटी का कुछ टर्म्स थे। लेकिन क्या होता है कि ये ट्रीटी अंग्रेज़ों के लिए बहुत बेइज्जती भरी लगती है, तो वो चाहते हैं कि एक और युद्ध लड़के देखा जाए। तो 1780 से 84 के बीच में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक स्टेलमेट की सिचुएशन रहती है। यहाँ पे कोई भी पार्टी जीतती नहीं है, यानी जो जहाँ पे रहता है वहीं पे जीत रहता है और ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के तहत ख़त्म होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है, इस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था, हैदर अली जो है 1782 में इसकी डेथ हो जाती है, तो युद्ध के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको इस समय मैसूर को लीड कर रहा है टीपू सुल्तान। ठीक है, तो अब से टीपू सुल्तान का ही नाम आएगा। तो ये जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो होती है, इसकी खासियत ये है कि ये इसे ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस ऑफ फ्रेंडशिप कहा जाता है। परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप। दूसरा, इसकी खासियत ये थी कि जो ट्रीटी थी, ये एक, जैसा कि मैंने बताया, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस और फ्रेंडशिप थी और दोनों के एक दूसरे की मदद के लिए कहा गया था इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपके इस सेकंड एंग्लो मैसूर में हुई थी, वॉर में हुई थी। फिर तीसरा, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। और ये कब होता है? ये होता है 1792 से 93 के बीच में।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर आपका होता है 90 से 92 के बीच में, और यहाँ पे जो है टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि टीपू सुल्तान के जो दो बेटे रहते हैं वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाते हैं। ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के तहत ये ख़त्म होता है, और यहाँ पे टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ता है। ये टीपू सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है, और इससे मैसूर की जो सैनिक शक्ति है और जो उसका राजनीतिक असर है दक्कन में, वो काफ़ी कम हो जाता है। अब इससे ये होता है कि टीपू जो होता है वो होपलेस हो जाता है। ध्यान रखने की बात यह है कि मराठे के साथ अंग्रेज़ों के अभी अच्छे संबंध हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि 20 साल का उनका एक ट्रीटी ऑफ इटर्नल पीस साइन हो चुकी है। तो यहाँ पे भी मराठे जो है अंग्रेज़ों के साथ मिले हैं। और फिर चौथा जो युद्ध होता है वो भी मैसूर के खिलाफ होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ये आपका कब होता है, ये आपका होता है 1798-99 में। और इस युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, वो वीर गति को प्राप्त होता है। और इस तरह से मैसूर का जो पूरा कहानी है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब आप यहाँ से ये समझ लिए हैं कि अंग्रेज़ों के दो सबसे बड़े दुश्मन किस तरीके से भारत की राजनीति से उनका असर ख़त्म होने लगता है। और अब हम देखेंगे कि अंग्रेज़ किस तरीके से अपने जो राजनीतिक आइडियोलॉजी है, चूँकि अपने दो बड़े दुश्मनों को ख़त्म कर दिए हैं, तो ये इस तरह से इनके बड़े इलाकों पर कैसे इनका रूल होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।